हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शेख रशीद की तरह आपने मेरा भी दिल जीत लिया। शुक्रिया आपका। मैं खास तौर पे आज जिस तादाद में मेरी बहनें निकली हैं, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आज एक तकलीफदेह बात से शुरू करना चाहता हूं। मेरे लिए सुने, सुने जरा। आज मुझे तकलीफ है कि एक तहरीक इंसाफ की खातून बेगम सलोनी बुखारी 2 दिन पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। सलोनी बुखारी हमारी तहरीक इंसाफ में वो तब शामिल हुई जब लोग हंसते होते थे, मजाक उड़ाते थे। ये वो खातून थी जिन्होंने मेरे सबसे ज्यादा बुरे वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया। ये सलोनी बुखारी वो खातून है जिन्होंने सारी औरतों से ज्यादा तहरीक इंसाफ में जदोजहद की। और मैं आपको सिर्फ आखिरी दफा जब उनसे मेरी बात हुई, वो कैंसर थी, उनको 1 साल से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रही थी। तो जब मेरी आखिरी उनसे बात हुई चंद हफ्ते पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूं कि मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं नया पाकिस्तान देख लूं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि पहले तो अल्लाह ऐसी खातून जिसने अच्छे बुरे वक्त में कुर्बानियां दी पार्टी के लिए, लोग मजाक उड़ाते थे उसका, सारी उसके घर वाले, उसके खानदान दूसरी जमात में थे, वो अकेली खड़ी होती थी तहरीक इंसाफ के लिए। और जब मैं एक चीज बता दूं, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से 10 साल पहले जमीयत के गुंडों ने जब पकड़ के तो मुझे लेके जा रहे थे पुलिस के हवाले करने, तो मैं देख रहा था वो जब गाड़ी लेके जा रहे थे तो सलोनी बुखारी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। तो ये वो खातून है। और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इस तरह के लोगों के लिए, इनकी के लिए अल्लाह तो हमारी मदद करने आ पाकिस्तान बनाने के लिए। दूसरा, मुझे अफसोस हुआ कोयटा के अंदर चर्च के अंदर हमला हुआ दहशतगर्दी का, और मुझे पता चला 7-8 लोग अपनी जानें खो बैठे। तो मैं आप सबको लिए, आज अखाड़ा के लोगों, एक चीज याद रखना, कायदे आजम ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद एक वजह से की थी, सबसे बड़ी वजह कि उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान में अकलियतों को उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो बराबर के शहरी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी वजह थी कि वो कांग्रेस को छोड़ा
और उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया मुस्लिम लीग के लिए और जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए। तो आज हम पाकिस्तानियों को पहले तो आज कायदे आजम को फिर से याद करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो उन्होंने हमें पाकिस्तान बनाया। आज हमें एहसास है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से क्या हो रहा है, बल्कि मुसलमान नहीं अकलियतों से। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि उन्होंने एक पादरी को, उनके जो हिंदू इंतहा पसंद है, उन्होंने पादरी को पकड़ के जेल में डाला किसी बहाने के लिए। तो कायदे आजम वो लीडर थे जो तब समझ गए कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में बराबर के शहरी का हक नहीं मिलना था। तो आज हम सब पाकिस्तानियों को ये वादा करना चाहिए, ओहद करना चाहिए हमें सबको ये कि जो अक़लियतें पाकिस्तान में, हमने उनको बराबर के शहरी बनाना है। हमने उनको बराबर के वो शहरी बनाना है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाना है। उकाड़ा के लोगों, क्या आप मेरे साथ मिलकर अपनी अक़लियतों को, आप इनके हकूक की हिफाजत करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ ने आज फिर से अपने घर लंदन से पाकिस्तान में दौरा किया है और आते हुए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। सुन लो, कहता मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। नवाज शरीफ रायगढ़ में बैठे हो, मेरी जरा यह बातें सुनो। पहले तो मैं सवाल यह पूछता हूं कि तुमने कभी जिंदगी में तहरीक चलाई है? कभी गीदड़ तहरीक चला सकता है? गीदड़ जो बुज़दिल आदमी होता है वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकता। क्या तुम्हारी पार्टी ने तहरीक चलाई थी जब मुशर्रफ ने पकड़ के तुम्हें जेल में डाल दिया था? तुमने तो करके सऊदी अरेबिया 10 साल के लिए चले गए थे और फिर जब तुम वापस आए और फिर उसने पकड़ के तुम्हें बाहर भेज दिया 8 साल के बाद, किसने तहरीक चलाई थी? ये जो तुम्हारे लोग आज कहते हैं हम लोहे के चने हैं या लोहे के दाने हैं, ये सब छुप गए थे। नवाज शरीफ तुम्हारी तरह के लोग तहरीक नहीं चला सकते, गीदड़ तहरीक नहीं चला सकते। गीदड़ों के ऊपर तो ये मशहूर है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आप अपने केस और मेरे केस का मुवाजना कर रहे थे। नवाज शरीफ अपने केस और मेरे केस का मुवाजना कर रहे हो। मैं कभी आज तक इक्तदार में नहीं रहा। करप्शन तो इक्तदार में होती है। 4.5 साल पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जाओ जाके नवाज शरीफ पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो कि क्या इमरान खान ने एक फैक्ट्री लगाई? क्या बैंक ऑफ खैबर से 1 रुपया कर्जा लिया? क्या इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नवाजा? क्या इमरान खान ने सिफारिशें की, नौकरियां दिलवाई, पुलिस में भर्तियां करा के पैसा लिया? आप एक चीज 4.5 साल में साबित कर दे
कि एक इमरान खान ने क्लास 4 का नौकर भी लिखवाया हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तुम्हारी तरह के हर कोई नहीं होता जो कि सिर्फ इक्तिदार में जाती मफादात के लिए आता है। एक फैक्ट्री थी तुम्हारी, इक्तिदार के 12 साल बाद 30 फैक्ट्रियां बना ली आपने, बैंकों से कर्जे ले लेके माफ करवाए, हर जगह पैसा बनाया, कमीशन बनाई। मैंने जवाब दिया, मैंने 1 साल से अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज का जवाब दिया। 30 दस्तावेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, 30। आपने एक डॉक्यूमेंट दी बताने के लिए कि 300 अरब रुपया आपने मुल्क से बाहर कैसे भेजा बच्चों के नाम पे। 30,000 करोड़ रुपया का आपने जवाब देना था। तो गाड़ा के लोगों बताओ, मैंने तो 60 दस्तावेजात दिए बताने के लिए कि मेरा एक ही फ्लैट था, बताने के लिए कितना क्या आया, कितने का बेचा, वापस कैसे लेके आया। आपने 30,000 करोड़ रुपए का जवाब देना था। इन्होंने क्या, एक इन्होंने चीज दी, वो क्या थी? एक कागज दिया, क्या था? मैं उकाड़ा के लोगों को पता चलवा रहा हूं कि आप में कितना शऊर है। इन्होंने एक कागज दिया, वो क्या था? कतरी का खत दिया। अच्छा अब ये बताएं, कौन हाथ खड़ा करके बताएं, कौन कहते हैं कि कतरी का खत फ्रॉड था? जरा ये कैमरे वाले दिखा दो कि रायबंड में नवाज शरीफ देख रहा है कि ये उकाड़ा का सारा जलसा कह रहा है। बच्चों को पता है कि कतरी का खत एक फ्रॉड था, यानी कि 30,000 करोड़ रुपया जो मुल्क से चोरी करके बाहर लेके गए, आपके पास एक चीज बताने के लिए नहीं कि ये पैसा किधर से आया, किधर से कमाया और बाहर कैसे गया। नवाज शरीफ आप हो इस कौम के मुजरिम। मैंने अपनी हलाल की कमाई क्रिकेट से ली, जिसके मैंने सारे दस्तावेजात दिए और मैं पाकिस्तान पैसा लेके आया। मेरा आज उकाड़ा के लोगों 20 साल बाहर मैंने कमाई की, आज मेरा 1 रुपया मुल्क से बाहर नहीं, सब कुछ पाकिस्तान में है, सब कुछ मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरा जीना मरना मेरे मुल्क में है। और नवाज शरीफ ये तहरीक किसके खिलाफ चलाओगे? फेडरल गवर्नमेंट तुम्हारा पुतला प्राइम मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तुम्हारा भाई बैठा है, बलूचिस्तान में तुम्हारी गवर्नमेंट, आजाद कश्मीर में तुम्हारी गवर्नमेंट, तहरीक किसके खिलाफ चलाओगे? और अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाओगे इसलिए कि अदलिया ने तुम्हें जो सारा वक्त मैं दावे से कहता हूं कि नवाज शरीफ 30 साल पाकिस्तान की अदलिया इसको बचाती रही है। ये वो अदलिया चाहता है जस्टिस कयूम की तरह के जज चाहता है कि टेलीफोन करके शहबाज शरीफ, छोटा भाई नवाज शरीफ का ड्रामा शरीफ, टेलीफोन करके कहता है जस्टिस कयूम को कि फैसला क्या देना है। वो अदलिया चाहिए हमको। या वो सैफुर रहमान जस्टिस कयूम को टेलीफोन करके कहता है कि बेनजीर को 5 साल नहीं 7 साल की सजा दो। वो अदलिया चाहिए तुम्हें, या वो तुम अदलिया से करना चाहते हो जो तुमने सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट से किया था? डंडे पकड़ के अपने गुंडों को तुमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था और बेचारा चीफ जस्टिस सजाद अली शाह अपनी जान बचा के भागा सुप्रीम कोर्ट से। फिर पैसे चलाए तुम्हारा ये जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, और अभी मैं शहबाज शरीफ पे भी आता हूं।
बहुत बड़ा ड्रामा है ये। छोटा भाई ब्रीफ केस लेके गया और जजेस को खरीदा कोयटा में जाके। तुम्हें वो अदलिया चाहिए जो अदलिया तुम्हारे हर गलत काम करे और तुम्हारे हर जुर्म के ऊपर पानी फेरे। नवाज शरीफ बदल गया वक्त। मैं तो इंतजार कर रहा हूं तुम तहरीक चलाओ। पहले तो तहरीक चलाओगे तो पाकिस्तान के किसान तुम्हें नजर आएंगे जिनका तुमने माशी कत्ल किया। पहले तो पाकिस्तान के किसान तुम्हें टमाटरों से तुम्हें खुशामदीद कहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में हर जगह लोग नवाज शरीफ तुम्हारे से एक सवाल पूछेंगे और वो ये सवाल होगा कि तुमने खत्म नबूवत का जो कानून था वो बदलने की क्यों कोशिश की। लोग तुम्हारे से पूछेंगे कि किसको खुश करने के लिए तुमने चुप करके खुफिया तरीके से खत्म नबूवत के कानून को चेंज करने की कोशिश की। ये तुम्हारे से सवाल होंगे नवाज शरीफ। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम निकलो। तुम एक तरफ से निकलोगे, मैं दूसरी तरफ से निकलूंगा। देखेंगे कि अवाम किसके साथ है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। उकाड़ा के लोगों एक बात सुन लो। आपका जो भाई है, बड़ा भाई इमरान खान, उसने सारी दुनिया देखी है। सारी दुनिया मैंने देखी है। कोई क्रिकेट की वजह से, कोई वैसे मैं सारी दुनिया गया हूं। अब मैं आपको सिर्फ निचोड़ बता देता हूं कि दुनिया पाकिस्तान से आगे क्यों निकल गई। जो मुल्क तरक्की करता है उसमें दो चीजें होती हैं। ये गौर से सुन लो नौजवानों, ये मैं आपके लिए तालीम, आपको सबक भी दे रहा हूं। मेरा काम है कि आपको एजुकेट करना, आपको गाइड करना, आपको बताना कि मुल्क क्यों हमारे से आगे निकल गए। और ये मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया, इस मुल्क को, आपके मुल्क को जो अल्लाह ने दिया आपको अंदाजा नहीं है। और इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में हम कुछ साबित करके दिखाएंगे कि यही पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा जिधर से इंशाल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। यही पाकिस्तान बनेगा। बजाय हम भीख मांगे लोगों से, बजाय हम कर्जे मांगे लोगों से, हम जलील हों दूसरे मुल्कों के सामने, हम इंशाल्लाह गरीब मुल्कों की इमदाद किया करेंगे। हम गरीब मुल्कों को कर्जे दिया करेंगे। हम यहां से हिंदुस्तान को बताएंगे कि गुर्बत कैसे खत्म करते हैं। हम इंशाल्लाह करेंगे, वो वक्त आएगा। लेकिन दो चीजें हैं जिससे मुल्क उठता है। दो चीजें। सबसे पहले एक मुल्क उठता है जब उसके इदारे मजबूत होते हैं, जब उसकी अदलिया मजबूत होती है, जब एक कौम अदलिया के ऊपर एतमाद करती है। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम में बरतानिया तबाह हो रहा था। हिटलर जर्मनी का जो सरबराह था बमबारी कर रहा था बरतानिया के ऊपर, तबाही हो रही थी, लोग डरे हुए थे। तो लोग प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का जो विंस्टन चर्चिल था उसके पास गए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या हम बच जाएंगे, क्या बरतानिया बच जाएगा। तो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जब तबाह हो रहा था बरतानिया, उसने एक चीज कही और ये सुन लो, उसने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। वो हैरान हो गए कि ये क्या बात कर रहा है। फिर से उसने पूछा क्या हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही हैं। तो जब उन्होंने कहा कि जी दे रही हैं, तो उसने कहा कोई दुनिया की ताकत हमें तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि जिस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलता है, जिस मुल्क में एक कमजोर आदमी की जान और माल की, उनका इंसाफ का निजाम उसकी हिफाजत करता है, जिस मुल्क में
गरीब और ताकतवर कानून के सामने एक ही बराबर हो जाते हैं। उस मुल्क की अवाम उस रियासत के साथ जुड़ जाती है, उनको बड़ी फौज की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके लोग फौज बन जाते हैं और अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब मुल्क आपको बचाता है, आप अपने मुल्क को बचाते हैं। तो जो नवाज शरीफ कर रहा है अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये अवाम के लिए नहीं कर रहा। ये जो 300 अरब रुपया इसने चोरी करके मुल्क से बाहर रखा हुआ है, ये उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की अदालत पे हमला कर रहा है। आज अदालत इसे कह दे कि नवाज शरीफ चले ठीक है, हमने तुम्हें बरी किया, तो ये इसी अदालत की तारीफें करेगा। इसका सिर्फ मकसद अपनी जात और अपनी चोरी का पैसा है। इसलिए उकाड़ा के लोगों, ये याद रख लो कि जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। जब एक मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं तो दो मुल्क दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी। आपके पास अगर फोन है तो फोन के अंदर जाके गूगल करें और दूसरी जंग अजीम के उसके ऊपर जाके गूगल करें और जर्मनी और जापान पे करें, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, एक पुल नहीं खड़ा था, मुकम्मल तौर पर तबाह थे। लेकिन क्योंकि उनके इदारे मजबूत थे और उन्होंने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया था, उन्होंने सरमायाकारी की थी अपने लोगों की तालीम पे, उनको इंसाफ देने पे, उनके लिए अस्पताल बनाने में, साफ पीने का पानी देने में। वो कौमें 10-10 साल में फिर दुनिया की अजीम पावर बन गई। तो दो चीजें कौम को अजीम कौम बनाती हैं, मजबूत इदारे जिनमें इंसाफ के इदारे सबसे अहमियत रखते हैं, और दूसरी चीज जब एक कौम अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है उनकी तालीम पे। कोई कौम, जो कौम अपने लोगों की तालीम पे, बच्चों की तालीम पे पैसा नहीं खर्च करती, आज दुनिया की तारीख में ऊपर नहीं गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की रियासत में एजुकेशन इमरजेंसी तारी की। उन्होंने जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, अच्छे हथियार भी नहीं थे, उन्होंने कहा जो काफिर, जो मक्का का कैदी 10 लोगों को पढ़ा लगा देगा वो आजाद है, तालीम को तरजीह दी थी और उसकी वजह से वो मुसलमान होते थे। इंसाफ और तालीम के ऊपर, दो चीजों के ऊपर। और इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान मैं आपको साबित करूंगा। जैसे ही हम इन चोरों का मुकाबला कर लिया, इनको शिकस्त दी और अभी जल्दी वक्त आ गया इनको शिकस्त देने का, इसी पाकिस्तान को इंशाअल्लाह अजीम मुल्क आपको बना के दिखाएंगे। रोक लो तब्दीली आई रे, तब्दीली रे, तब्दीली आई रे, तू काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक। मुझे 1 साल ये नवाज शरीफ के जो मोटू गैंग था, मोटू गैंग एक छोटू गैंग है ना, छोटू गैंग लोगों को लूटता था। ये मोटू गैंग है जो अवाम के पैसे के ऊपर एक करप्ट तरीन खानदान को बचाने के लिए निकले। तो इन्होंने जिस तरह की बातें की, जिस तरह की इन्होंने जबान इस्तेमाल की, मुझे उससे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे खास तौर पे जो जियो का मीर शकील उर रहमान है, जियो और जंग का, मैं शकील उर रहमान तुम्हें आज पैगाम दे रहा हूं। पहले तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, लेकिन अभी से तैयारी कर लो, तुम तैयार हो जाओ अभी से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह आएगी
और जब आएगी तो मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि ये जो अरबों रुपए तुमने बाहर रखे हुए हैं, बड़े बड़े महल्लात में रहते हो, रोल्स रॉयस गाड़ियां चलाते हो, कितना टैक्स दिया तुमने पाकिस्तान में? तुम्हारे से हम पूछेंगे। मेरा तो इत्तेसाब हो गया, अब तुम्हारा इत्तेसाब होने का वक्त आ गया है, तुम्हारी तरह के लोगों का। और मैं ख्वाजा साद रफीक तुम्हारे से भी पूछूंगा। अभी से मैं कह रहा हूं, तैयार हो जाओ, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि प्राइज बॉन्ड निकाल के अरबोपति कोई कैसे बन जाता है? कभी सुना है कि जनाब अरबोपति बन गया, प्राइज बॉन्ड निकलाता है इसका हर दूसरे दिन? तो ख्वाजा से तुम्हारे से पूछूंगा कि ये जो तुम 15-16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हो दुबई से, एक कंपनी में लीगल एडवाइजर बने हुए हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट बाहर हैं जो तुमने डिक्लेयर नहीं किए, मैं तुम्हारे से भी हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। तुम शौकत खानम का कहते हो कि वहां धानली, वहां कोई पैसा इधर उधर हुआ। अब मेरा वक्त आ गया तुम्हारे से इंशाल्लाह मैं पूछूंगा। और जो आपके बड़े बड़े वजीर हैं, सबसे मैं पूछूंगा कि इक्तदार से पहले आपके पास क्या था, और अब जब से आप इक्तदार में आए हैं अब आप क्या बन गए? मैं आपका हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। मेरा वादा है कि मैं एक एक आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तानी कौम का पैसा जो तुमने चोरी किया, तुम जवाब दो। जो तुमने पैसा बाहर लेके गए, हम इंशाल्लाह पैसा पाकिस्तान में लेके आएंगे। और जो पैसा वापस आएगा पाकिस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ 2 जगह पे इंशाल्लाह खर्च करूंगा, अपने बच्चों की तालीम पे और अस्पताल ठीक करने पे। अच्छा जी, आप शहबाज शरीफ, तुम्हारे ड्रामे करने के वक्त खत्म हो गए। लोग तुम्हारी हैसियत जान बैठे। तुम जो हुदैबा पेपर मिल केस से अगर बचे हो, अभी ज्यादा देर नहीं बचोगे। हम इंशाल्लाह नैब के पास जाएंगे, नई चीजें लेके जाएंगे। नई चीजें सामने आई हैं। हमने जो 1.25 अरब रुपया आज से 20 साल पहले इस गरीब कौम का इस मुल्क से बाहर गया था मनी लॉन्ड्रिंग होके। शहबाज शरीफ, अगर आपका ख्याल है कि ये कौम भूल जाएगी, किसी गलतफहमी में ना रहना। आज से 20 साल पहले रुपया $1 20 रुपए का था। जो प्लॉट लाहौर में 5 लाख रुपए का मिलता था, आज 2-3 करोड़ रुपए का है। तुमने तब इस मुल्क से, तुमने और सारे टब्बर ने, शरीफ टब्बर ने 1.25 अरब रुपया, 120 करोड़ रुपया इस मुल्क का तुम चोरी करके बाहर लेके गए थे। अगर तुम टेक्निकल ग्राउंड में, अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बचा लिया क्योंकि नैब तुम्हारे साथ मिली हुई थी। नैब के अंदर तुमने अपने अंपायर रखे हुए हैं, उन्होंने तुम्हें बचाया है। हम तुम्हें इससे निकलने नहीं देंगे। हम तुम्हारा केस भी करेंगे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि शहबाज शरीफ तुम डिस्क्वालीफाई इलेक्शन के बाद हो, उससे पहले ना हो। क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले तुम डिस्क्वालीफाई ना हो। अगर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, मुझे तो मैच खेलने के लिए कोई नहीं मिलेगा इलेक्शन में। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। मैं शहबाज शरीफ, मैं ये चाहता हूं कि अगले इलेक्शन में तुम नून लीग को लीड करो। और मुझे पता है कि नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है, वो डरा हुआ है तुम्हारे से।
तुम्हारा भाई डरा हुआ है क्योंकि गेम और कुछ चल रही है, उसको डर है कि तुम अगर जीत गए तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो भाइयों के अंदर भी मसला हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी फैमिली का मसला है। मैं तो चाहता हूं कि मुकाबला हो। क्रिकेट के दिनों में आपको शायद याद, आप तो खैर छोटे हैं सारे, जब मैं क्रिकेट खेलता था 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि बाहर से जब टीमें आई तो वो कमजोर टीमें थी, तो मैंने कहा ये कमजोर टीम है, मैं इनके खिलाफ मैच नहीं खेलता, बच्चों को औरों को खिलाओ इनके खिलाफ। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2018 का मैच है ये सही तरह खेला जाए और शहबाज शरीफ तुम्हारा मेरा जरा आमना सामना हो, क्योंकि भाई तो तुम्हारा उसकी तो सेंटर विकेट उड़ चुकी है, तो तुम इंशाल्लाह सामने और हम तुम्हें इस बारी शिकस्त देके दिखाएंगे। जो मर्जी कर लो, हमेशा तुम अंपायर साथ मिला के मैच खेले हो, अंपायरों को भी मिला लो, मेरा वादा है उसके बावजूद तुम्हें इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। उकाड़ा नौजवानों, वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान से जीत के आया, जबकि उनके अंपायर भी हिंदुस्तान के थे। वाहिद कप्तान हूं, तो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ जो मर्जी करो हम तुम्हें हराएंगे। अब आ गया खाकान अब्बासी। अच्छा नहीं, उससे पहले मुझे ये बताएं कि डीजल कौन है? डीजल कौन है? जब मैं आता हूं डीजल शोर में जाता है, कौन है वो डीजल? कौन है कौन? फजल रहमान। जब जिस जलसे में जाओ डीजल शुरू हो जाता है। जो भी करप्ट आदमी है, जो करप्ट पॉलिटिशियन है, वो आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है। आपको पता चल जाएगा, जो इनके साथ होंगे समझ जाओ कि वो अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। तो खाकान अब्बासी, सवाल आपसे कि मुझे ये बताएं कि आप लंदन हमारे पैसे पे गए थे? आप लंदन, किसने आपको इजाजत दी कि पाकिस्तानी कौम, गरीब कौम के टैक्स के पैसे पे एक मुल्क के बड़े मुजरिम नवाज शरीफ को तुम लंदन में ले जाओ और उधर एक मफरूर जिसको तुमने यहां से बाहर निकाला है, तुम्हारे ऊपर नैब पे केस होना चाहिए कि तुमने एक करप्ट इसहाक डार को मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया? जो कानून से भागा हुआ है, तुमने भगाया उसको। तुम्हें इसहाक डार भी लंदन में मिला, तुम्हें नवाज शरीफ भी लंदन में मिला। मुझे बताओ, तुम हो क्या? तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या शरीफ खानदान के दरबारी हो? और मैं आज, मेरा में कोई शक था, वो शक दूर हो गया है कि तुम भी इनके साथ मिलकर करप्शन करते रहे हो, इसलिए तुम इनके सामने खड़े होने से डरते हो, क्योंकि उनको भी पता है, इसहाक डार को पता है कि शरीफ खानदान का कितना पैसा किधर पड़ा हुआ है। इसलिए शरीफ खानदान इसहाक डार से डरता है, इसलिए उन्होंने बाहर भगवाया उसे। और खाकान अब्बासी, आप इसलिए इनकी गुलामी कर रहे हो शरीफ बरादरान के, क्योंकि उनको पता है कि तुमने पैसे बनाए, तुम भी करप्ट हो। और अगर नवाज शरीफ ये जो तुम तहरीक चलाने जा रहे हो, अगर तुम समझते हो कि अवाम तुम्हारे साथ है, क्यों नहीं इलेक्शन करवा देते? क्यों नहीं कहते दरबारी खाकान अब्बासी को इलेक्शन करवाओ? क्यों डर रहे हो? कब इलेक्शन करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चैलेंज करता हूं तुम्हें, इलेक्शन करवाओ। की पंजाबी, की बलोची, की सिंधी ते पठान, ए देवर का लीडर न कोई, ए देवरी वरी जान, ए जे इमरान खान, वो सारे पाकिस्तान। आखिर में उकाड़ा के लोगों, मैं तुम्हें सिर्फ जाते हुए
एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो। बात यह है कि आपका मुल्क वो मुल्क है जो आज से 50 साल पहले सबसे तेजी से बर्रे सगीर में तरक्की कर रहा था, सबसे तेजी से आगे जा रहा था। आप सिर्फ मुतमईन हो जाए, हमने जब पाकिस्तान का निजाम ठीक किया फिर इंशाल्लाह ये मुल्क ऊपर जाएगा। तो आखिर में मैं जो बात आपको कहना चाहता था कि मुझे शेख रशीद ने कहा, शेख रशीद ने 2 बातें की। उसने कहा कि मैं एक मेहनतकश घराने से था, गरीब घराने से था। शेख साहब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनतकश लोगों को पसंद करते थे। जो अपने खून पसीने से हलाल की कमाई करता है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। वैसे पुलिस वाला जो पख्तूनख्वा में हो, क्योंकि पंजाब में अभी हमने ठीक करनी है पुलिस, अभी वो पुलिस नहीं है जो पख्तूनख्वा में है। फिक्र ना करें, इसी पंजाब पुलिस को मैं वादा करता हूं कि ऐसे बनाऊंगा कि लोग इनकी इज्जत करेंगे। अभी लोग उनसे डरते हैं, लोगों को इत्मीनान नहीं है। आज पख्तूनख्वा की पुलिस की आवाम इज्जत करती है, उनके पर इत्मीनान रखती है। इसी तरह पंजाब पुलिस भी बदलेंगे। जो भी मेहनतकश है, अल्लाह उसको पसंद करता है जो अपने मेहनत से अपने बीवी बच्चे पालता है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश करता है ताकि बच्चे की जिंदगी बेहतर हो जाए, अपने बूढ़े मां बाप का ध्यान रखता है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। हमारा मसला ये नहीं कि ये नवाज शरीफ पीछे से क्या थे या इसहाक डार का बाप साइकिलों की उसकी पंचर लगाने की दुकान थी, ये मसला नहीं है हमारा। रोक लो। हमारा मसला ये है कि जब आप लोगों का पैसा चोरी करके आपके बच्चे सारे अरबोपति बन जाते हैं और कौम बेचारी अपने बच्चों को ना पढ़ा सकती है, ना साफ पीने का पानी दे सकती है, अस्पतालों में 4-4 मरीज हैं, जब आप उनका पैसा चोरी करके लेके जाते हैं, ये हमारा मसला है आपसे। इसहाक डार के बच्चे दोनों बेटे अरबोपति, इसके नवाज शरीफ के चारों बच्चे अरबोपति, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे अरबोपति, उसके दमाद अली इमरान या उसका कोई नाम है, वो अरबोपति। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जादू किया आपने कि सबके बेटे अरबोपति बन गए? आपका पैसा चोरी करके इनके बच्चे अरबोपति बने हैं, ये है हमारा मसला। अगर करप्शन, अगर ये अपने घर वालों की चोरी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब आपका पैसा चोरी होता है, जब एक कौम पीछे रह जाती है और ये इनके सारे बच्चे ऊपर चले जाते हैं, ये है हमारा मसला, ये है हमारी जंग। और मैं आज जहांगीर तरीन को खराज तहसीन पेश करता हूं। जैसे ही उसका नाम आया, हालांकि ना उसने करप्शन की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना करप्शन है, ना टैक्स की चोरी है, ना मनी लॉन्ड्रिंग है। एक छोटे से टेक्निकल मसले पे उन्होंने जब उसको डिस्क्वालीफाई किया, जहांगीर तरीन ने यह नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, उसने अपना इस्तीफा दिया पार्टी से। मैं जहांगीर तरीन की इज्जत भी करता हूं, दुआ करता हूं कि रिव्यू में आप कामयाब हो, लेकिन मैं आज खड़ा होकर कहता हूं कि जो मेहनत की आपने पार्टी के लिए, जो आपने जान मारी है, सारी पार्टी आपको खराज तहसीन आज पेश करती है। तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तू काला करप्टों का। और शेख साहब ने जो दूसरी बात की और आखिरी बात, शेख साहब ने कहा कि वो जुमैमा को बुला रहे हैं वापस।
देखिए शेख साहब, पुरानी बातें ना करें। वो बेचारी से जो हुआ यहां, पहले ये शरीफ खानदान और इनके जो भौंकने वाले, उन्हें उस बेचारी को, वो मुसलमान होकर पाकिस्तान आई, कहते जी यहूदी लॉबी है, उस बेचारी को इतना इन्होंने तंग किया, वो भी छोटी थी, कि जी यहूदी लॉबी है। फिर ये जो सारी जिंदगी इन्होंने किया है, और इंशाल्लाह इनका वक्त आ गया कि अल्लाह इनको सजा देगा। झूठा केस कर दिया बेचारी पे, वो 24 साल की लड़की, उसके ऊपर झूठा केस कर दिया कि जी वो टाइलें स्मगल कर रही थी। शर्म करो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, शर्म करो, शर्म से डूब जाओ। आप हमेशा बुज़दिल थे और हमेशा बुज़दिल रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं नवाज शरीफ गीदड़ तहरीक नहीं चला सकता। एक बेचारे के ऊपर झूठा केस कर दिया, तो वो जो उसका इन्होंने दिल दुखाया, एक तो वो इस वजह से उसने मेरे ख्याल में वो सारे 13 साल पुराने कागजात ढूंढे। अरे शेख साहब खास तौर पे मुझे कहने आया है कि राना सनाउल्लाह को ना भूलना। अच्छा मुझे ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताना कि क्या शक्ल से राना सनाउल्लाह डाकू लगता या नहीं लगता? जरा कैमरे दिखाओ लोगों को। ये है पाकिस्तान का वजीर कानून, जो सबसे बड़ा डाकू है। मॉडल टाउन में बेदर्दी से इसने और शहबाज शरीफ ने बेचारे नहाते लोगों पे गोलियां चला दी। सिर्फ एक वो कानून जिधर जुल्म का निजाम हो, उधर ही बच सकता था। कौन से निजाम में आप 100 लोगों को गोलियां मारे, 14 को हलाक कर दें और आपको कोई पकड़े ना? राना सनाउल्लाह, तुम और शहबाज शरीफ, तुम्हारे दिन गिने हुए हैं, तुम्हारे दिन गिने हुए हैं। शहबाज शरीफ, ये जो तुम मासूम सी और मजलूम शक्ल बना लेते हो अपने भाई की तरह, फिक्र ना करो, पाकिस्तानी कौम तुम्हें समझ बैठी है। इंशाल्लाह इलेक्शन में तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तुम्हें हराएंगे और फिर तुम्हें अड्याला जेल में डालेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले पाकिस्तान का कौमी तराना।